मैंने सीखा था मैक्स, माया, सब्सटेंस पेंटर। तो कमांड आपकी कौन से सॉफ्टवेयर पे बनी? मैं मेनली तो एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर बोलूँगा। तो एमपीसी में आपके जाने का कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ? मेरा जो मेन कोर था वो मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग में था। 10-11 मूवीज अराउंड काम हो गया था। डार्क मैटर करके एक आई थी एप्पल टीवी पे, साइलो करके आई थी। आर्गाइल एक मूवी थी जिसमें मैंने काम करा था लास्टली। ग्रीस की पूरी एक सिटी बनानी थी। अब वो इतनी टाइट डेडलाइन है कि सुबह 9 बजे से लेके रात को आप 11-12 कुछ नहीं पता कितना टाइम। मेरा एक महीने में 11 kg वेट लॉस हुआ था। अच्छा। 100 लोग निकल गए, 300 लोग निकल गए एक साथ। एमपीसी भी इनिशियली नहीं मान रहा था कि हम लोग इसलिए ले ऑफ कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है इतना। मतलब जॉब आपको एक सिक्योरिटी आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता देती है कभी भी आप निकाले जा सकते हो। सो एमपीसी अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है। नो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि क्यों छोड़ के लोग ऐसा इसने ऑप्ट करा। फ्रीलांस जर्नी जो भी स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ा डाउट उसके माइंड में क्या रहता है, क्लाइंट कहाँ से आएंगे। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिखें, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल रूल है। आप Behance पे अपना काम डालें, ड्रिबल पे डालें, फ्रीलांसर हो गई, फाइवर हो गया, वर्क हो गया, विल पीटरसन, मेड बाय जेम्स है, सीजे क्रॉली है, यानिक जैन है, निखिल पवार मोशन ग्राफिक्स में है, जीएफएक्स मेंटोर आपने सुने होंगे। आप फोटोशॉप पे जाए खाली तो आप पिक्सिम परफेक्ट एक चैनल, सटोरी ग्राफिक्स है। मेरा मानना है कि आप कम में क्लाइंट हो ही मत। आप अपना एक लेवल एटलीस्ट रखो कि इससे नीचे मुझे नहीं जाना। मार्केट में चाहे कुछ भी चल रहा हो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे? बस बढ़िया। अच्छा रिदम जी, मैं आपसे पहले कुछ पूछूं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप इस फील्ड में कैसे आए? क्या मोटिवेशन था? क्या ऐसा फैक्टर था जो आपको इस फील्ड में लेकर आया? मैं बचपन से ही ड्राइंग में था। अच्छा। सो समवट हम कहीं ना कहीं को रिलेट कर सकते हैं इस फील्ड को। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। अच्छा। सो क्रिएटिविटी में अच्छे थे? क्रिएटिविटी में मैं अच्छा Drawing था। में, सो हाँ। मुझे कैसा था कि मेरे चाचा जो हैं वो थोड़ा बहुत फोटोशॉप यूज़ करते थे, तो मैं अच्छा। 12th से ही थोड़ा बहुत फोटोशॉप देख रहा था। सो फिर मुझे लगा कि ये जो फील्ड है ना ये मेरे लिए बढ़िया है, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि ड्राइंग डिजिटल दिखेगा इस वजह से। वही। अच्छा। सो मतलब वो इंटरेस्ट ही स्टार्टिंग से वैसा ही बनता चला गया अपने आप। लाइक स्टार्स अलाइंग हो गए जैसे आप बोलते हैं, तो वैसा। मेरे एक दोस्त ने बोला कि मास कॉम एक ऑप्शन है जिसमें ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत रहती हैं और हम लोग न्यूज़ चैनल्स और फिल्म तक सारी चीजें जा सिखाते सकते हैं मास कॉम में। जो जर्नलिज्म एंड मास कॉम कोर्स है वो काफ़ी वास्ट है। अच्छा। एंड क्या रहता है कि इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि वो प्रैक्टिकली इतना फोकस ही नहीं करते कभी भी, कोई भी स्टडी हो आप देखेंगे तो वो थियोरेटिकल नॉलेज ही देते हैं जो कि कोई आई थिंक एक लिमिट तक काम किया है, बट आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके ये चीज़ें पता लगेंगी ना इन द एंड। तो मेरे को एक चांस मिला जब कॉलेज ने अपना रेडियो और टीवी स्टार्ट करने का सोचा। सो मेरा कॉलेज था आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका जो है उससे एफिलेटेड डीएमई। अच्छा। सो उन्होंने सोचा कि डीएमई टीवी एंड डीएमई रेडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि किसको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स या कुछ तो आता है करके। सो मेरे को थोड़ा ग्राफिक्स आता था, वीडियो एडिटिंग तब नहीं आती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बेसिक ट्यूटोरियल्स वगैरह तुम देख लेना और बाकी थोड़ा बहुत बेसिक हम बता देंगे, इंटरफेस प्रीमियर प्रो का। सो वो सब वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी की ग्राफिक्स के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी आ गई। अच्छा। एंड देन ऑब्वियसली बेसिक था उस टाइम पे, सो धीरे धीरे हम करते गए। तो उस मास कॉम में आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे थे, अगर देखा जाए डिजाइनिंग एडिटिंग को लेके अगर यदि तो? फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, अपना प्रीमियर प्रो हो गया, थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स मैंने बाद में शुरू करा जब प्रीमियर प्रो एक बेसिक और सही आ गया था मुझे थोड़ा। तो आपकी स्पेशलिटी कौन से सॉफ्टवेयर पे है, जिसमें कहते हैं ना कि कमांड होती है, तो कमांड आपकी कौन से सॉफ्टवेयर पे बनी? मैं मेनली तो एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर बोलूँगा। अच्छा। बट हाँ, प्रीमियर प्रो वगैरह भी ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा बेसिक ही है अभी के लिए। तो एमपीसी में आपके जाने का कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ? हाँ, वो कैसा था कि मैंने मास कॉम करा। सो उस टाइम से मेरा मन हुआ 2018 में कि मुझे मूवीज़ में जाना है कैसे भी करके, एज अ वीडियो एडिटर मेरा मन था। हाँ, फिर मुझे लगा यार ये रहा तो बड़ी मुश्किल है, मतलब समझ नहीं आ रहा ये लाइक इस पर्टिकुलर पाथ पे कैसे जाना है। कुछ पता नहीं, कोई सिखा बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। कॉलेज के टीचर्स भी आपको पता है कि वो थोड़ा उनको आइडिया नहीं रहता, वो जितना जानते हैं उतना बताते हैं वो लोग। सो उन्होंने बेसिक नॉलेज बता दी, बाकी आपको देखना है। सो ऐसा। सो फिर उसके बाद मेरे जो चाचा हैं उन्होंने ही बोला कि अरीना एनिमेशन का कोर्स होता है जो वो कर लो,
कहाँ से किया है आपने एरिना एनिमेशन का course? अरीना एनिमेशन प्रीतविहार ब्रांच से मैंने करा है। तो आपने एरिना एनिमेशन मास कॉम के बाद किया था? हाँ। अच्छा अच्छा। वो एक्चुअली क्या था कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने ऑप्ट करा अरीना एनिमेशन के लिए। अच्छा ओके। सो मुझे मतलब थोड़ा बहुत 3D के बारे में बाद में पता लगा, मुझे पहले नहीं पता था इतना। अच्छा कि 3D जैसा चीज भी होता है, एग्जिस्ट करती है। अच्छा। सो मतलब मैं कुछ कुछ चीज़ें देखता था, तो मैं देखता था ये कैसे बना होगा, फिर बाद में समझ आया कि ये 3D भी ऐसा कुछ है। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि वो सीखता हूँ मैं, तो अरीना एनिमेशन इसलिए मैंने तो join करा 3D था। में आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे थे? मैंने सीखा था मैक्स, माया, सब्सटेंस पेंटर। अच्छा। फोटोशॉप पे वो लोग सिखाते थे टेक्सचरिंग, बट जो कि सही नहीं है उतना, मार्केट में नहीं काम करती। अब जैसे 3D में भी जैसे ऑप्शंस निकलते हैं कि आपको टेक्सचरिंग में जाना है, मॉडलिंग में जाना है, लाइटनिंग में जाना है, रिगिंग में जाना है, एनिमेशन में जाना है, तो आपका 3D में सबसे मेन कोर क्या था? मेरा जो मेन कोर था वो मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग में था। अच्छा। बट जैसे क्या हुआ कि लाइक मैंने अरीना एनिमेशन कोर्स के बाद भी फ्रीलांस करा था 8-9 महीने के करीब। सो तब तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह ही करता था और मैं पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा था चीज़ों में। सो मेरे को फ्रीलांस आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं इससे शुरुआत करें, तो एंडिंग में आ रहा था। सो लाइक फिर उसके बाद क्या हुआ कि एमपीसी की मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। ऑब्वियसली ट्रेनिंग थी थोड़ा बहुत, तो उसमें मारी सॉफ्टवेयर जो सिखाया गया, जो कि मूवीज़ में टेक्सचरिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा। और कटाना करके वो लोग यूज़ करते थे एक सॉफ्टवेयर जो लुकदेव के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये सॉफ्टवेयर बेसिक एक सीखे, और माया वगैरह आता ही था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि एमपीसी में टेक्सचरिंग एंड लुकदेव आर्टिस्ट में एज अ कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं एक चीज़ यह पूछूंगा कि टेक्सचरिंग तो पता है, लेकिन लुकदेव जो है ये क्या है, मतलब ये क्या टर्म है, और इसमें आपने कैसे, मतलब इसमें क्या किया जाता है, आप बताएंगे ज़रा लुकदेव क्या होता है? जैसे लुकदेव क्या है कि आपने टेक्सचर कर लिया कोई ऑब्जेक्ट जो 3D मॉडल बनाया, ठीक है। अब वो फाइनल कैसा मूवी में दिखेगा या क्या आउटलुक आएगा, लाइटिंग होने के बाद कैसा लग रहा है, ओवरऑल एक आइडिया लेने के लिए वो एक रहता है कि 3D मॉडल रेंडर आप कह सकते हैं लुकदेव। अच्छा, तो फाइनल जो रेंडर निकल के आता है, तो वो रेंडर को अच्छी तरह से देखना कि वो जस्टिफाइड है या नहीं है, तो लुकदेव का बेसिकली वो सीन में अच्छा लगेगा या अच्छा लगेगा, फिट। जैसे मूवीज में तो काफी प्रिसाइज होता है कि ये पर्टिकुलर कलर टोन ही आपको यूज करना है। अगर शर्ट आपकी जैसे पर्पल है तो वही यूज करनी है, एग्जैक्ट वो कलर होना चाहिए, वही कलर होना तो लुकदेव में वो कलर निकल के एग्जैक्ट आने चाहिए। आपको थोड़ा बहुत बैलेंस आउट करनी पड़ती हैं चीजें। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जैसे अगर कोई टेक्सचर करते हैं ना, टेक्सचर बेसिकली क्या हुआ कि आपने जस्ट पेंट कर दी एक चीज, काइंड ऑफ पेंट कह सकते हैं, काइंड ऑफ, जस्ट वो थोड़ा रियलिस्टिक वे में होती है ऑब्वियसली मूवीज के उसमें। सो वो पेंट आपको अब कितना वो शाइनी दिखेगा, कितना लेस शाइनी दिखेगा, वो सब चीज़ें वो लुकदेव में निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शर्ट है, अब वो लाइक फैब्रिक क्या है उसका, वो सब हम लोग लुकदेव में चेकआउट होता है कि मतलब हाँ फेस पे कितना ग्लॉस होना चाहिए, फेस बहुत ज़्यादा शाइनी ना हो जाए, कम ना हो जाए, ये सब चीज़ें, आईज कितनी ग्लॉसी रहती हैं। सो उस सब के लिए कलर मैप बनते थे जो कि डिफ्यूज मैप बोलते हैं। डिफ्यूज मैप हो गया, बम्प मैप हो गया, वो आपके फेस पे अगर कुछ है लाइक डेंट्स वगैरह ये सब कहीं चीज़ पे है तो वो बम्प मैप से निकलेगा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा था, जो मुझे काफ़ी मज़ा आया, ऑब्वियसली मार्वल के लिए कौन नहीं काम करना चाहता लाइफ में। अच्छा। सो मार्वल के लिए मैंने काम करा था, जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया थी। अच्छा। सो वो अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी है। अच्छा। सो वो मूवी का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लाइक उसके बाद जो ज़्यादातर मूवीज थी, जैसे एक डीसी की मूवी भी थी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, रिसेंटली 2024 में, उसमें भी आपने काम किया था। तो उसमें भी आपने एज अ टेक्सचर आर्टिस्ट और ये आपने काम किया था। सो टीवी सीरीज और मूवीज मिला के 10-11 मूवीज अराउंड काम हो गया था। 10-11 मूवीज या सीरीज बोल सकते हो आप टोटल। अच्छा। सो उसमें थी हमारी डार्क मैटर करके एक आई थी एप्पल टीवी पे, साइलो करके आई थी। अच्छा। और उसके अलावा आपका मोनार्क करके आई थी गॉडजिला की। हाँ बिल्कुल। So, उसमें भी आपका ही काम था। हाँ, अच्छा। इस तरह के, तो एक जनरली मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग एमपीसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपसे एक शब्द में पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि एमपीसी क्या प्रोडक्शन हाउस है, किस चीज़ में डील करता है, वहाँ पे किस तरह के काम आते हैं, क्योंकि लोग ना जनरली सर्च करते हैं कि एमपीसी प्रोडक्शन हाउस क्या है, लोगों को नहीं पता है। तो आप
थोड़ा सा बताइए एमपीसी प्रोडक्शन हाउस के बारे में कि एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है और वो किस चीज़ में डील करती है। एमपीसी की फुल फॉर्म जो है वो मूविंग पिक्चर्स कंपनी है। ये टेक्निकलर के अंडर में आती है। टेक्निकलर क्रिएटिव स्टूडियो पूरा है जिसके अंडर एमपीसी आता है। एमपीसी एक उनका सब पार्ट है जो मूवीज़ में काम करता है। वरना उनका टेक्निकलर गेम्स करके भी है और भी कई मिक्रोज एनिमेशन है। मिक्रोज एनिमेशन कैसा लाइक आपके एडवर्टीजमेंट और इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं 3D में ही, बट वो थोड़ा अलग है। सो उसमें सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली आप जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज़ होते हैं, थोड़े अलग। और अपना जो टेक्निकल गेम्स है वो आपने जैसे रॉकस्टार का नाम तो सुना ही होगा। सो वैसे ही टेक्निकल गेम्स में वो लोग गेम्स पे काम करते हैं। बट वो आउटसोर्स करते हैं। रॉकस्टार के खुद के गेम्स भी हैं। लाइक फर्स्ट टॉम एंड जेरी शो जो आया था उसमें इन्होंने काम करा था, तब स्टार्ट हुआ था उनका। अच्छा, तो फर्स्ट टॉम एंड जेरी जो 3D में बनी थी वो एमपीसी में बनी थी। हाँ, सो तब से ये लोग इस सब में हैं। तो लगभग एमपीसी में कितने स्टाफ काम करते हैं? सो जो पहले थे वो 3000 to 4000 एम्प्लॉयज़ थे अराउंड ओवरऑल वर्ल्ड। सो इनकी ब्रांचेस मल्टीपल जगह है। एडिलैंड है, मॉन्ट्रियल है। अच्छा। इंडिया में बैंगलोर में ही है अभी जस्ट। सो मुंबई भी ओपन करा है इन्होंने इनफैक्ट रिसेंटली। सो मल्टीपल ब्रांचेस हैं इनकी। ब्रांचेस हैं। तो आपने बैंगलोर में काम किया था ना? आपने बैंगलोर में काम किया था। तो एमपीसी के बाद फिर आपकी जर्नी फिर कैसे स्टार्ट हुई? उसके बाद से आपने क्या ऑप्ट किया एमपीसी के बाद? एमपीसी के बाद एक्चुअली ऐसे कुछ बड़ी कंपनी नहीं बोलेंगे। सो कुछ चीज़ें रही थी कि जिसके बाद मैं अपने होम टाउन वापस आया। और मेरा होम टाउन यहाँ दिल्ली एनसीआर में ही है। अच्छा। सो मैं वापस आया। सो मतलब कैसा था उस टाइम पे मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी। अच्छा। सो मेरे को होम टाउन वापस आना पड़ा इमरजेंसी में। एंड देन ऑब्वियसली मेरे लिए काफ़ी टफ सिचुएशन थी वो डील करना कि अब क्या करना है आगे क्या। क्योंकि काफ़ी मल्टीपल चीज़ें हैं जिस वजह से मैंने वो ऑप्शन लिया कि अब मैं ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग जो मेरा कोर स्ट्रेंथ है उसमें मैं वापस जाऊँ। तो मैंने मोटरहंग करके एक कंपनी ज्वाइन करी थी जो कि 8-9 महीने के लिए ही मैं वहाँ पर था। अब वो उतना अच्छा आप नहीं बोलेंगे उसे, तो मैं ग्रो करना चाहता था बेटर। सो मैंने मुझे लगा कि फ्रीलांस मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो मैं फ्रीलांस ऑप्ट कर गया 8-9 महीने के बाद। उसमें करने के बाद एक्चुअली क्या था कि एमपीसी अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है। नो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि क्यों छोड़ के लोग ऐसा इसने ऑप्ट करा। सो एमपीसी के कंपटीशन में कंपनीज हैं, डीनेग हो गए, आईएलएम हो गया जो उनसे बड़े लेवल पे है। सो पहले तो कोविड से ही ऑलरेडी इम्पैक्टेड थी, पैंडेमिक से सारी इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड थी। हाँ, सो उसके बाद थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हुई जैसे तैसे कुछ टाइम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक हो गई। और राइटर स्ट्राइक के साथ जो छोटे एक्टर्स रहते हैं, जो साइड एक्टर्स रहते हैं, वो भी स्ट्राइक पे चले गए। सो अभी सिचुएशन क्या हुई कि राइटर स्ट्राइक हुई तो स्टोरी तो लिखी नहीं जा रही मूवीज़ की। सो उस टाइम पे मार्वल भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। मार्वल ने भी अपनी शूटिंग लगभग अराउंड 8 से 10 महीने शायद रोकी थी। अच्छा, मैं जानता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उतना टाइम था। सो क्या हुआ कि इतनी बुरी तरह इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई कि चाहे वो एमपीसी हो, डीनेग हो, या कोई भी कंपनीज हो, डिजिटल डोमेन बोल लें या आईएलएम बोल लें, आईएलएम भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ ही होगा। सो ले ऑफ होने शुरू हुए और ले ऑफ इतने खतरनाक थे कि मतलब एक दिन में बोल दे रहे हैं वो लोग कि आप कल से मत आना। अच्छा, आज लास्ट है। हाँ, अच्छा। और वो भी ग्रुप कॉल, एक ग्रुप बनता था जिसमें 500 से 1000 लोग भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर से हो सकता है, 300, 1000, और 500। अगले दिन ही आपको मतलब कि उसी दिन बोल देंगे कि आज सबमिट कर देना आई कार्ड एंड जो भी आपका है सब। कल से मत आना। मतलब जॉब आपको एक सिक्योरिटी आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता देती है। कभी भी आप निकाले जा सकते हो। सो चाहे आप कितना ही अच्छा कर रहे हो, बट अगर कंपनी का डाउन टाइम है तो हाँ, वो बिल्कुल वो आपको बैठ के सैलरी तो देने वाली है नहीं, क्योंकि उसके पास काम होगा तो वो आपसे काम लेगी तो ही आपको सैलरी देगी वो। क्योंकि सिंपल सा यही होता है कि सामने इंसान अगर कहीं से कुछ प्रोजेक्ट उठा रहा है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, सो आगे वो पैसे ट्रांसफर कर रहा है जॉब में। सो वो ही होता है, उसके पास ही नहीं पैसे आ रहे, वो आगे क्या देगा। पैसे। बट ये मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि मतलब कि ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं उनको इससे ये बस एक टीचिंग लेनी चाहिए कि ये लर्निंग लेसन लेना चाहिए कि जॉब आपके प्रेजेंट
सिनेरियो को तो संभाल के रख सकता है, ठीक है, आपको एक स्टेबिलिटी दे देता है, एक्सपीरियंस दे देता है, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको जॉब में नहीं मिल सकती है अगर आप थोड़ी सी मैच्योरिटी की तरफ जाएं तो, खास करके इस फील्ड में। क्योंकि इस फील्ड में अगर स्ट्राइक हो जाए, इस फील्ड में अगर यदि मार्केट की कंडीशंस ख़राब हो जाए, इस फील्ड में अगर यदि कुछ ऐसा इम्पैक्ट आ जाए जिससे कि हमारी बॉलीवुड, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज अभी फिल्म बंद हो गए थे तो सब वेब सीरीज पे आ गए थे, तो एक्टर्स कई बैठ गए थे जो अच्छे अच्छे लोग थे, तो ऐसे डाउनफॉल्स कई बार देखने को मिलते हैं। कोई बीमारी आ गया, कोविड आ गया, कुछ भी आ गया, तो लोग जो है ना वो जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो इतने अच्छे अच्छे मतलब कि आर्टिस्ट होते हैं, उनको तुरंत ले ऑफ करना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है, तुरंत उनको दिया जाता है कि आप यहाँ से लीव कीजिए। मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, बट जो हार्श ट्रुथ है वो तो बताना चाहिए, जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री की सच्चाई है जो बाहर नहीं आ पाती। तभी मैंने मतलब अपने व्यूअर्स के लिए पूछा कि आपने एमपीसी जैसी जगह से कैसे छुपा। वही मैं समझ रहा हूँ वो चीज़, और जाननी भी ज़रूरी है आई थिंक, क्योंकि एटलीस्ट किसी के माइंड में वो चीज़ ना हो, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई ऐसा बताने वाला नहीं था कि वीएफएक्स इंडस्ट्री इतना डाउन भी चली जाती है बार-बार। इसीलिए तो रिदम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि वहाँ पे आर्टिस्टों का ले ऑफ हो गया और मतलब कि तुरंत एक दिन के अंदर ही वो निकाले गए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कंडीशन आपके साथ भी आई थी वहाँ पे? नहीं, मेरे ले ऑफ नहीं हुआ था, बट मेरे काफ़ी दोस्त और काफ़ी जानने वाले, जैसे कि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो कलीग्स काफ़ी लोग निकल गए थे, जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे वो भी निकले थे। अच्छा। तो मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि ये हो क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे हमें। हमारा ले ऑफ ना होते हुए भी हमें लग रहा था कि ये हम कब ले ऑफ हो जाए पता ही नहीं है, डर था अंदर वही से। आप कल जा रहे हो, कल बोल देंगे कि नहीं आना अभी, सो पता नहीं था। इनिशियली 4 ले ऑफ हो गए, 10 ले ऑफ हो गए, तो उन्होंने बोल दिया कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बोल के निकाल दिया। वो निकल गया। हाँ, तो उससे ये लगता था कि चलो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे तो निकल गए। हाँ, लेकिन एक्चुअल तो कुछ और था। वो था कि वो प्रोजेक्ट्स कम होने चालू हुए थे धीरे धीरे, एंड जब रियली प्रोजेक्ट एकदम ही खत्म हुए तो फिर वो ले ऑफ चालू है कि 100 लोग निकल गए, 300 लोग निकल गए एक साथ, तो वो सीधा ग्रुप कॉल होने लग गए। फिर एमपीसी भी इनिशियली नहीं मान रहा था कि हम लोग इसलिए ले ऑफ कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है इतना, और ये इंडस्ट्री की सिचुएशन है। सो एमपीसी ने जब माना स्टार्ट करा, जब उसने बल्क ले ऑफ शुरू करे एक साथ कि मास ले ऑफ हो गए पूरा, कि 300 लोग एक साथ निकाल रहे हैं, तब तो वो कुछ और ऐसा रीज़न नहीं दे सकते, तो उन्होंने तब मानना शुरू करा कि हाँ ये हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हम ले ऑफ कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपकी कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस भी कुछ पुअर हो गए थे वहाँ पे। हाँ, सो वो कैसा था कि अब ले ऑफ हो रहे हैं लगातार, तो हमारी टीम 1000 से 100 पे आ गई, 100-115 पे। सो आप समझ सकते हैं कि इतना टीम साइज छोटा होना, सो ऑब्वियस है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट लाइक वापस आता है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, सो प्रेशर आने वाला है, क्योंकि 1000 लोग वो काम कर रहे हैं कहीं, और स्टाफ कम है और काम ज़्यादा हो गया है, तो वो और डेडलाइन साथ में है। सो आर्गाइल एक मूवी थी जिसमें मैंने काम करा था लास्टली, वो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था आर्गाइल। सो उसमें क्या हुआ कि हम लोग कम थे, एंड वो आर्गाइल प्रोजेक्ट एमपीसी की तरफ से डिलीवर हो गया था, बट डायरेक्टर को चेंजेस चाहिए थे और उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई। सो जो रिवर्ट बैक काम आता है वैसा रिवर्ट बैक काम आया सडनली, एंड देन अब आर्टिस्ट कम है, ले ऑफ हो चुके हैं। सो वो इतनी टाइट डेडलाइन थी कि आपको 1 से 1.5 महीने में पूरी मूवी कंप्लीट करके देनी है, कुछ भी करके। अच्छा। जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है, और वो बहुत ही ज़्यादा थे। लाइक आपको ग्रीस की पूरी एक सिटी बनानी थी। हम लोग ऐसा, जैसे मैं था कैरेक्टर आर्टिस्ट था। अच्छा। सो 2 तरह के रहते हैं, एक तो होता है कि एनवायरनमेंट, जो प्रॉप्स वगैरह पे या कोई भी एनवायरनमेंट होगा उस पर काम करेगा टेक्सचरिंग लोग देव में। एक होता है कैरेक्टर के लिए। अच्छा। सो कैरेक्टर में मैं वर्क करता था, बट उन्होंने क्या करा कि अभी कैरेक्टर वाले ही एनवायरनमेंट वाले काम भी करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट वाले जो भी आर्टिस्ट हैं उन सबका ले ऑफ कर दिया ये सोच के कि कैरेक्टर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो कैरेक्टर वाले तो एनवायरनमेंट का काम कर ही लेंगे इन दी एंड। अच्छा, ये सोच के। ओह। सो उन्होंने एनवायरनमेंट वाले सारे ही आर्टिस्ट ले ऑफ कर दिए धीरे धीरे। सो हम ग्रीस सिटी पे पूरा काम कर रहे थे, पूरी सिटी वगैरह बन रही थी और ये सब था। अब वो इतनी टाइट डेडलाइन है कि सुबह 9 बजे से लेके रात को आप 11-12, कुछ नहीं पता कितना टाइम लेट तक हो जाए, लगातार काम कर रहे हैं। खाने का टाइम ही नहीं है आपके पास, जस्ट एक एमपीसी स्नैक बॉक्स जो देता था वो था। बट वो स्नैक बॉक्स में क्या है कि ऑब्वियस है कि वो बर्गर ये सब चीज़ें रहती हैं, तो वो तो हेल्थ खराब ही होगी। रिफ्रेशमेंट दे देते हैं, छोटा सा।
सो हमारा क्या रहता था कि लाइक जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, और दोपहर का लंच भी थोड़ा ऐसे ही हो जाता था, कभी स्किप भी हो जाता था। सो मेरे को धीरे धीरे इश्यू होने चालू हुए, लाइक लूज मोशंस वगैरह वो सब हुआ। देन फिर उसके बाद वॉमिटिंग भी होने लग गई, लाइक कुछ भी खा रहा हूँ वॉमिट हो जा रहा है वैसा। सो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। मेरा 1 महीने में 11 kg वेट लॉस हुआ था अच्छा, सडनली, क्योंकि वो हेल्थ इशू की वजह से। और फिर मैंने काफ़ी चेकअप कराए, ब्लड टेस्ट वगैरह सब हुए, उसमें कुछ आ नहीं रहा है सच। बैंगलोर में ही मैंने कराए थे। सो उसके बाद मुझे लगा कि अभी तो ऐसी हेल्थ हो गई है, लाइक हमारे जो HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने खुद देख के बोला कि ये तुमको क्या होता जा रहा है, रोज पतले हो जा रहे हो। अच्छा। सो उन्होंने बोला कि भाई तुम अपने होम टाउन जाओ, अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ चेकअप वगैरह सब हो गया, इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। सो वो डिसीज़न एकदम सही था होम टाउन आने का। ऑलरेडी मैं होम टाउन आने वाला था क्योंकि दिवाली का टाइम पास था, तो मैंने लाइक पहले ही टिकट बुक करा लिए थे दिवाली के लिए, थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं ऑब्वियसली इसलिए। अब आपने जो फ्रीलांसिंग जो ऑप्शन चूज़ किया है, तो फ्रीलांसिंग ऑप्शंस में अब आप क्या काम करते हैं? किस तरीके के फ्रीलांस वर्क पे आप काम करते हैं? फ़िलहाल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग में है। थोड़ा बहुत मोशन ग्राफिक्स जितना मुझे आता है अभी के लिए, और मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। सो वो सब अभी मैं काम फ़िलहाल लेता हूँ। और लाइक हमारा कैसा है कि एक पेज मैंने उसके बाद बनाया पिक्सोपॉली के नाम से, जिसमें मैं अपना कंटेंट बना के डालता हूँ। सो ताकि लोगों को आइडिया लगे कि किस तरह का काम है, क्या लेवल है वर्क का। सो उसके थ्रू लाइक काफ़ी रेफरेंसेस मेरे पास आते हैं और काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं। हाँ, जो मेरा मेन कोर है वो सोशल मीडिया डिज़ाइंस हो गए, जो भी हमारे हैं, जो पोस्टर डिजाइनिंग डिज़ाइनिंग। हाँ, अच्छा। और बाकी लोगो और ब्रांडिंग में काफ़ी हूँ, वो लाइक स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है। तो वो तो एक है ही, अगर आप पेज देखेंगे पिक्सोपॉली वाला, आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। तो उस पर मल्टीपल तरह की हर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड डिज़ाइन है यूजुअली। बट कोशिश मेरी पूरी है कि मेरे को अपना एज अ एड एजेंसी सेटअप करनी है, अच्छा जो कि पिक्सोपॉली के नाम से ही रहेगी। अच्छा। सो अभी तो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है। ग्राफिक्स हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, मोशन ग्राफिक्स आप या 3D भी ले लें, तो वैसे सब। आज के डेट में क्या लगता है कि फ्रीलांस जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो कितना है मार्केट में? क्या जैसे कि मान के चले कि जो हमारे व्यूअर्स जो फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ जो मतलब कि करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो उनके लिए क्या ये अच्छा ऑप्शन है? देखिए, फ्रीलांस अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप मन से लगन से काम करेंगे, फ्रीलांस बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको जॉब में शायद उतना ना मिले जितना फ्रीलांस में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर यदि बात करें तो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी हैं। काफ़ी हैं। या आपके पास जो स्किल्स हैं कि आप ऐसे काम कर सकते हो फ्रीलांस के लिए, या ये स्ट्रेटेजी अपना के आप काम जो है ना वो ग्रैब कर सकते हो, वर्क ग्रैब कर सकते हो? कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, फ्रीलांस काम लेने के लिए ना पहले तो आप अपना काम शोकेस करें अच्छे से। ठीक है। हर जगह काम हो अच्छा सा। हाँ। और कोशिश करेंगे अच्छा ही काम डालें, हाँ। जितना पॉसिबल है। ठीक है। पोर्टफोलियो की जो आप बात कर पोर्टफोलियो रहे हैं। अच्छा होना चाहिए। ठीक है। वही। सो वो क्योंकि ज़रूरी है, वही क्लाइंट अट्रैक्ट करेगा इन द एंड। जो हमारे व्यूअर्स जो इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, तो उनको क्या हर्डल्स आती हैं? ठीक है, उनको क्या ऐसा लगता है, सपोज कि अभी तो जो जॉब में है, ठीक है, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ जॉब से स्विच कर लेंगे फ्रीलांस तो हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, सिस्टम ले लेंगे, घर में काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप जैसे कि एमपीसी के बाद जब आप फ्रीलांस में आए, आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किया? कैसे, मतलब जो कहते हैं ना कि जो ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन आपका कैसा रहा? कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बताइए अपने। हाँ, ऑल्दो फ्रीलांस जर्नी जो भी स्टार्ट करता है, तो सबसे बड़ा डाउट उसके माइंड में क्या रहता है कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे। ठीक है, जो तो मेजर क्लाइंट लाने के लिए क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है? क्लाइंट लाने के लिए आपका जो मैंने बताया था पहले, पोर्टफोलियो हो गया। उसके अलावा आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिखें, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल रूल है। सही बात है। सो आप Behance पे अपना काम डालें, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, ड्रिबल पे डालें, फ्रीलांसर हो गई, फाइवर हो गया, वर्क हो गया। ऑल्दो ये काफ़ी भरे पड़े हैं वेबसाइट्स, आई नो, बट लाइक यहाँ पे काफ़ी सारा ग्राफिक्स
के अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है एज फ्रीलांसर्स के लिए। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि क्या कभी ऐसा फ्रीलांसर्स के साथ फ्रॉड भी होता है काम को लेके, पैसे को लेके, मनी को लेके, कि हम आपसे काम करवा लिया लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? देखिए कभी कभार कैसा है कि आप ना चाहते हुए भी अगर फ्रीलांसिंग में है फुल टाइम तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें, थोड़ा अपना रूल्स फॉलो करें, ताकि सामने वाला बंदा अगर गलत है तो वो आपको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। ठीक है। तो आप एटलीस्ट कुछ अप फ्रंट पेमेंट लें, ठीक है। लाइक बोले तो एडवांस पेमेंट थोड़ा लेनी चाहिए, ठीक है। ताकि एटलीस्ट आपको सिक्योरिटी हो कि उतना तो चलो आप काम कुछ शुरू पार्ट कर ऑफ द सकते हैं। पेमेंट आपने ले लिया, उसके बाद से आप फिर काम स्टार्ट करें। हाँ, वो डिपेंड करता है लाइक पर्सन टू पर्सन, एंड उससे लाइक क्या होगा कि सामने वाले के माइंड का भी पता लगे कि हाँ वो थोड़ा जेन्युइन है, और अगर भागता भी है तो एटलीस्ट आपके पास उतना पेमेंट तो है ही। और कॉन्ट्रैक्ट बनाए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो बहुत अच्छा, ताकि एटलीस्ट आपका पेमेंट कहीं ना अटके। ओके, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत वो सारा जरूरी है। चीज मेल पे होना चाहिए। आपके हिसाब से आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए, तो आपके कहीं ना कहीं कुछ डाउनफॉल रहे हो, या कभी आपको बाद में रियलाइज हुआ हो ये मेरे मिस्टेक्स थे एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। एक तो मुझे लगता है कि मैं भी यूट्यूब वगैरह से चीज़ें कर सकता था। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इतना पता नहीं बेनिफिशियल था या नहीं, अच्छा, कहीं ना कहीं। अच्छा, तो मैं ये सजेशन दूंगा, एक तो रेगुलर वो तो फिक्स कर लो आपकी, यूट्यूब से सीखो, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यूट्यूब से सीखो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कोर्स लेने भी है ना तो बाहर के जो अच्छे लेवल पे डिज़ाइनर्स या वीडियो एडिटर्स जो भी हैं उनके कोर्सेज कोई पर्टिकुलर आपको लगता है लाइक लिंक्डइन का ई लर्निंग हो गया, इन सब के कोर्सेज जो होते हैं वो ले सकते हैं। हाँ, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर जो बाहर के डिज़ाइनर्स हैं, एडिटर्स हैं, जब आपने एक बेस लेवल अपना क्लियर कर लिया है, उसके बाद अगर आपको लगता है तो वो कोर्सेज आप पर्टिकुलर अगर ले लो, हाँ वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि इंस्टीट्यूट वगैरह बेसिक्स ही सिखाते हैं, तो बेसिक आई थिंक यूट्यूब से आराम से आज के टाइम में आप सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बेसिक सीख सकते हो, बेसिक से एडवांस भी सीख सकते हो। Exactly. पर वो करते मतलब करते हैं। हाँ, पर वहाँ पे तो आप केवल बेसिक ही सीखते हो, एडवांस तो सीखना होता ही नहीं है, क्योंकि उतने में तो आपका बैच ही खत्म हो जाता है। वही। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि जो लोग यूट्यूब से सीखते आ रहे हैं तो उनके लिए बेसिक, एडवांस, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, तो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो जो करंट प्रॉब्लम्स होती है तो भी आप यूट्यूब पे ही जाते हो, उसके लिए आप इंस्टीट्यूट नहीं जाते। एग्जैक्टली। कोई लोग वो भी सोचते हैं कि अगर यार घर में सीखेंगे तो फिर प्रोजेक्ट कहाँ से लाएं। सो आजकल डमी प्रोजेक्ट काफ़ी होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, आप अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो डमी प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर सकते हैं। सो आप करते रहेंगे ना तो आपने आप खुद ही ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं। क्योंकि इंस्टीट्यूट भी उस लेवल पे कोई नहीं सिखा रहा, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप समझ सकते हैं हाँ, बिल्कुल, कौन से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स जो प्रिंट लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा जो है ना मेहनत करना चाहिए? प्रिंट लाइन वाले जो बंदे हैं उनको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए? वैसे आई थिंक आजकल डिजिटल आना भी ज़रूरी है, बट अगर आप खाली प्रिंट का पूछ रहे हैं स्पेसिफिक, तो कैसा है कि उसके लिए आप इलस्ट्रेटर सीखें, कोरल ड्रॉ सीखें, इन डिज़ाइन सीखें, और कॉक करके एक सॉफ्टवेयर आता है। अच्छा, वो सीखें। अच्छा, जो कि न्यूज़पेपर डिज़ाइन, मैगजीन डिज़ाइन वगैरह में यूज़ होता है। कॉक समवट इन डिज़ाइन जैसा है। ठीक है। आपके हिसाब से आज के डेट में आपका मेंटोर कौन है? सो अगर हम जाते हैं लोगो डिज़ाइन वाली चीज़ में, सो वो हो गया विल पीटरसन। अच्छा, लाइक विल पीटरसन करके ये यूट्यूब पे है? हाँ, इनका चैनल यूट्यूब पे। ओके, ठीक है। फॉरनर है, सो ये अच्छा सिखाते हैं, काफ़ी बढ़िया नॉलेज है लोगों की रिगार्डिंग। ठीक है। एंड अगर हम ब्रांडिंग वगैरह में जाते हैं तो मेड बाय जेम्स है, सीजे क्रॉली है, सो काफ़ी मल्टीपल नेम्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और इंडिया में भी हम लोग देख सकते हैं, अनिक जैन है लोगो डिज़ाइन में, योर्स डिज़ाइनर वाज देयर फॉर ब्रांडिंग एंड ऑल। सो मल्टीपल तरह के लोग हैं, जैसे निखिल पवार मोशन ग्राफिक्स में है, और जीएफएक्स मेंटोर आपने सुने होंगे। हाँ, जीएफएक्स मेंटोर जो पाकिस्तान से। हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। हाँ, ग्राफिक्स के लिए वो बेस्ट माने जाते हैं अभी तक यूट्यूब में। सो अगर हम सॉफ्टवेयर वाइज जाते हैं तो भी लोग बदल जाते हैं। आप फोटोशॉप पे जाए खाली तो आप पिक्सिम परफेक्ट एक चैनल देखेंगे, हाँ बिल्कुल, उन्मेष डेंडा का। सो वो एक है जो अच्छा सिखाता है। सटोरी ग्राफिक्स है अगर हम इलस्ट्रेटर में जाते हैं तो। अच्छा।
सो वो काफ़ी अच्छा बताते हैं। हम्म फॉरनर ही हैं, हम्म लाइक सटोरी से होने में लिया, बट हाँ फॉरनर ही हैं। अब एआई इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो एआई से ग्राफिक डिजाइनर्स को क्या कितना आपको लगता है कि क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है एआई के इंट्रोडक्शन होने के बाद? सो कैसा है कि आप ना एआई को इंडल्ज कर सकते हैं अपने वर्क में, लाइक आप यूज़ कर सकते हैं उसे अच्छे से। सो कैसा है कि ऑब्वियस है, टाइम की बात होती है। सो आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है। सो मुझे लगता है कि एआई कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करने के लिए ही है। सो पूरी तरह टेक ऑफ तो नहीं करने वाला है कभी नहीं भी। करने वाला है। हाँ। तो इससे मतलब कि डरने की जरूरत नहीं है। नहीं। इससे हेल्प लेने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। ठीक है। आप उसको साथ लेके चलेंगे तो बेहतर होगा, बेहतर रेदर देन होगा। आप डरेंगे हाँ जॉब ले जाएगा। हाँ। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग ऑप्शन जो है ना अपने कैरियर में लेकर चलना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या टिप्स देंगे ताकि वो बेटर प्रिपेयर हो सके इस फील्ड में आने के लिए? आप इनिशियली कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करें, एक्सप्लोर करें, सॉफ्टवेयर्स देखें, और अब एआई जैसे आपने बोला एआई आ रहा है, सो एआई के टूल्स देखें क्या क्या हम हेल्प में ले सकते हैं, क्या क्या हमारे काम आएंगे। लोगो भी बनाएं, इनिशियली ट्राई करें चीज़ें, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, ब्रांडिंग हो गई, या फिर ब्रोशर हो गया, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करें। देन फिर उन्हें जिसमें मज़ा आता है वो चीज़ वो उसके मतलब साथ। प्रोफेशनली एक चीज को चूज करें, बट वर्क सभी पे करें, टूल सभी उनको पता होना चाहिए, ताकि जब उनको वैसा काम आए कभी तो वो थोड़ा बहुत तो अपने से कर ही सकते हैं। हाँ। राइट। जो कोर्स करना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनर का, तो कई लोग ये पूछते हैं कि सर क्या कोर्स जो है इंस्टीट्यूट से करना अच्छा रहता है, बाहर से करना अच्छा रहता है, या किसी प्रोफेशनल जो बंदा जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है मार्केट में जो काम कर रहा है वो हमें अगर यदि घर में सिखा दे, क्या बेटर रहता है? क्या डिग्री मैटर करता है बाहर में जॉब के लिए, या आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करता है, या मार्केट की नॉलेज मैटर करती है? क्या मैटर करता है? आई थिंक डिग्री जो है वो एक लिमिट तक मैटर करती है, ठीक है। उससे ऊपर मैटर नहीं करती। आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप प्रैक्टिकली जितना नॉलेज है आपके पास, सो वो फ़ायदा देगी आपको। ठीक है। तो अगर आपके पास लाइक डिग्री है भी, तो उसका कोई फ़ायदा उतना नहीं होगा अगर आपके पास स्किल ही नहीं है। सो वो मैटर ही नहीं करेगा डिग्री इन दी एंड। तो सो मुझे लगता है यूट्यूब पे आजकल इतने ऑप्शन है ना कि आपको इंस्टीट्यूट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इंस्टीट्यूट में जाके। आप इतने पैसे लगाओगे, टाइम लगाओगे, इससे अच्छा आप खुद से लाइक मल्टीपल चीज़ें आप ले सकते हैं ऑनलाइन ही। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो सिखा सकते हैं। रिदम जी ये बताइए कि जो फ्रीलांस जो आप प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्लाइंट आपको कैसे पे करता है? क्लाइंट का अमाउंट बजट कितना रहता है? आप कुछ बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स भी जो फ्रीलांस करना चाहते हैं उनको ये पता चले कि इसमें इतना बजट होता है काम में। 2000 से लेके करोड़ में भी चार्ज कर रहे हैं लोग लोगों का। सो ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं होता कि आप ये पर्टिकुलर काम इतने में हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कैसा क्लाइंट है और आपका स्किल सेट क्या है और आप किस लेवल पे हैं, एक्सपीरियंस कितना है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी क्लाइंट ने आपको बहुत ही कम पे किया हो, या जो आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ना हो? कभी आपको वैसे मन में मतलब फ्रस्ट्रेशन हो कि यार कि ये मेरे काम का मतलब कि ये तो नहीं था, इतना बजट नहीं था, ये बहुत ही कम पे कर रहे हैं? या कभी आपको लगा कि मार्केट में कुछ आजकल ऐसे ही चल रहा है? क्या मतलब क्या सीन चल रहा है आजकल? लाइक इनिशियली जब एमपीसी से पहले जब मैंने आपको बताया था कि फ्रीलांस, सो उसमें ऑब्वियसली लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया इनिशियली। सो तब काफ़ी कम में करा है मैंने। बट मतलब आप, मेरा मानना है कि आप कम में क्लाइंट हो ही मत। आप अपना एक लेवल एटलीस्ट रखो कि इससे नीचे मुझे नहीं जाना मार्केट में, चाहे कुछ भी चल रहा हो। क्योंकि मार्केट क्या है कि और जो नए नए लोग आ गए हैं कुछ, अब उन्हें प्राइस का आइडिया नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, या फिर वो क्लाइंट कैटर करना चाहते हैं किसी भी तरह से। अगर कोई क्लाइंट आया और कोई इंक्वायरी आई, सो वो मैं पहले पूछता हूँ कि सैम्पल क्या है एग्जैक्टली, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। उससे क्या आइडिया लगता है कि आपको किस लेवल का वर्क करना है उस चीज़ में। सो ऑब्वियस है जिस लेवल का वर्क है उस तरह की पेमेंट होनी चाहिए। दैन मैं लाइक अपना प्रेजेंट करूँगा कि अगर वो पूछते हैं कि आप क्या इतना कितना चार्ज करने वाले हैं इस चीज़ के लिए, सो मैंने अपना बताया इतना। सो अगर देखिए थोड़ा बहुत नेगोशिएशन है तो इट्स फाइन, ऑब्वियसली पत्थर की लकीर भी नहीं है कोई चीज़। सो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन चलता है, बट ऐसा भी नहीं है ना कि आप अब मैं 1000 रुपये का ये काम है मेरे हिसाब से आप 200 दे रहे हैं, सो मैं क्यों करूँगा? वो मैं नहीं जाने वाला हूँ। वो क्लाइंट को भी समझना ज़रूरी है कि आप जैसा पैसा दोगे वैसी चीज़ आपको वैसा क्वालिफाइड पर्सन काम Exactly. करके देगा, स्किल्ड पर्सन काम करके देगा। आने वाले टाइम में
ग्राफिक डिज़ाइनर की अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में, वो क्या बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? क्या रहने वाला है मार्केट आपके साथ, क्योंकि आप तो फ्रीलांस काम कर रहे हो ग्राफिक डिज़ाइन में, कैसा लग रहा है आपको अभी का देखिए market? अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छी ही रहने वाली है। बस हाँ, बशर्ते मतलब कि आपको स्किल्स अपनी अच्छी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट, हर एक मार्केट जो भी है वो बहुत क्लटर्ड है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है ना कि आप कंपटीशन करने जाओ तो कोई वो एंड ही नहीं है। सो आपको कंपटीशन से हटके कहीं ना कहीं होना चाहिए, आपकी स्किल्स ऐसा होना चाहिए कि भाई ये बंदा है जो काम करता है, ऐसा जो भी पर्सन है इससे काम कराना है। तो जो सपोज कीजिए कि अगर यदि कोई कोर्स कर लिया किसी ने, कोई जॉब भी कर रहा है, लेकिन वो मतलब कि वो चाहता है कि मैं अपने टैलेंट को ना और ज़्यादा शार्प करूँ, स्किल्स शार्प करूँ, ठीक है, तो वो मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ वो क्या ऐसी और चीज़ें करे जिससे कि उसके आने वाले जो फ्यूचर है ना वो बढ़िया हो सके, बहुत बढ़िया ग्राफिक डिज़ाइनर बन सके, वो क्या ऐसे स्किल्स सेट करे अपने में? देखिए आजकल क्या है कि मल्टीपल स्किल सेट जितना हो उतना बेटर है। सो आप आने वाले टाइम में तो ऑब्वियसली जैसे एआई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कि इमेज आप जो इमेजेस हैं वो कहाँ से जनरेट कर सकते हो, जैसे कि लियोनार्डो एआई है एआई में, अपना एडोबी का भी फायरफ्लाई है, और हम जाएंगे तो मल्टीपल इस तरह की चीज़ें हैं, पिकल्यूमन है। सो मल्टीपल एआई सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते तो हैं। एआई को सबसे पहले तो मतलब Indulge कि करना पॉलिश कर जरूरी लो, है। इंडल्ज कर लो, उसका यूज करना कैसे होता है वो पूरा अच्छी तरह से समझ लो। वही, ठीक है। आप नए नए लाइक अपडेटेड रहेंगे ना तो कहीं से मार्केट से आउट नहीं होने वाले, अगर आप अपडेटेड रहेंगे और स्किल पॉलिश करते रहेंगे कुछ ना कुछ तो। जैसे कि फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, और कोरल ड्रॉ है, ठीक है, मार्केट में इन 3-4 सॉफ्टवेयर्स में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर्स कौन सी है, जो कि हर ग्राफिक डिज़ाइनर को तो वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि ऑन हैंड होना चाहिए वो? अगर मैं मेनली देखूँ तो एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर ही जो हैं वो सबसे मेन है, जो होने ही चाहिए चाहे डिजिटल उसमें तो। आप कोरल पे काम करो, इन डिज़ाइन पे काम करो, बट वो मतलब must फोटोशॉप है। और इलस्ट्रेटर ये 2 मस्ट हैं जो कि हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। Exactly. तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि इतना जो भी हमने डिस्कशन किया इस पॉडकास्ट में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ये 2 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम में रहने वाले हैं। रिदम जी, एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ के ये एंड अप कर रहा हूँ कि अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, कोई अपना डिज़ाइनिंग या कोई अपनी क्रिएटिविटी या कोई कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे पूछना चाहता हो या आपसे कांटेक्ट करना चाहता हो पोस्टर डिज़ाइनिंग को लेके, जैसे कि आपने बताया कि आपका ये कोर फील्ड है, या लोगो डिज़ाइनिंग को लेके, तो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? सो मेरा पेज है पिक्सोपॉली, ठीक है। इंस्टाग्राम पे। सो आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो मेल आईडी है pixopolyart@gmail.com, वो आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि रिदम जी, आपका नाम रिदम जी क्यों पड़ा? रिदम क्यों है? आई थिंक ये क्वेश्चन क्योंकि लोग पूछेंगे कि रिदम क्यों है? एक्चुअली मेरे पापा जो हैं, मेरे फादर, उनको म्यूज़िक का काफ़ी इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से, लाइक वो म्यूज़िक सुनना और उनको पसंद है स्टार्टिंग से ही काफ़ी। ठीक है। सो रिदम जो नेम है वो म्यूज़िक से ही आता है, सो उन्होंने वहाँ से वो नाम मेरा रखा रिदम। अच्छा, उससे। तो दोस्तों, ये अब तक का ऐसा पॉडकास्ट था जो कि हमने बहुत ही यंग और टैलेंटेड और क्वालिफाइड डिज़ाइनर के साथ किया है। आशा है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।